सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। बिलाशुबा पाकिस्तान बहुत ही कम अरसे में न सिर्फ डिफ़ॉल्ट के खतरात से बाहर आया है, बल्कि अब दुनिया भर से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही है और दुनिया के बड़े कारोबारी ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर भी इस वक्त इत्मीनान बख्श सतह तक पहुँच चुके हैं और उनमें भी हम आहिस्तगी के साथ इजाफा होता देख रहे हैं। मार्कअप की शरह भी कम होकर अब 15% पर आ गई है और ये तवक्को की जा रही है कि अगले पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ में मजीद इजाफा होगा। और इस वक्त भी हम ऐसी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, तरसीलात ज़र में भी इस वक्त बेहतरी आई है। कहा जा रहा है कि मुल्की मईशत हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस खतरनाक जोन से निकल आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या ये माशी इस्तेहकाम पायदार या तवील मुद्दती भी है, या फिर सिर्फ वक्ती तौर पर मुल्की मईशत को ये इस्तेहकाम हासिल हुआ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 माह से मईशत की तश्कील नौ करने के लिए सख्त कोशिशें कर रहा है। IMF की जानिब से दिया गया कर्ज एक वक्ती फ़ायदा तो है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल है? ज़ाहिर है इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त महंगाई सिंगल डिजिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की GDP का ग्रोथ रेट तशवीशनाक हद तक कम है। GDP के तनासुब से अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का कर्जा इस वक्त प्राइवेट बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन के बाद कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जो माली साल 2007 की बुलंद तरीन सतह जो उस वक्त 23% थी, उससे अब कम होकर सिर्फ 10% तक आ गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में माली साल 2025 में GDP ग्रोथ सिर्फ 2.8% तक रहने की पेशगोई की, जिसके साथ साथ 3 साल की एवरेज ग्रोथ 1.7% रिपोर्ट की गई है, जो 1953 के बाद सबसे कम सतह है। माली साल 2022 में हाई लोकल डिमांड्स और ग्लोबल कमोडिटीज के सुपर साइकिल ने एक बड़ा बहरान पैदा किया था, जिसके बाद अब कम होती डिमांड और बैनुल-अक़वामी अजनास की कीमतों में असल कमी में करंट अकाउंट और महंगाई में बेहतरी का बाइस बन रही है। माली सरप्लस भी कम टैक्स बेस्ड पर बोझ डालकर हासिल किया जा रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक इसको मईशत की बहाली नहीं कहा जा सकता। इस तरह का कमज़ोर इस्तेहकाम पायदार नहीं है, जिसमें रोज़गार के मौके नहीं हैं, ग्रोथ मौजूद नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुकड़ रहा है, ज़राअत के शोबे का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, कपास की फसल की पैदावार उस तरह की नहीं है जो तवक्को की जा रही थी। IMF ने भी मिड टर्म ग्रोथ के कम होने की पेशगोई की है, जिसकी बड़ी वजह प्राइवेट सेक्टर का कर्जा और गैर मुल्की सरमायाकारी महदूद होना है। माली साल 2026 तक के लिए ग्रोथ रेट 5% से कम और 4.5% तक रहने की प्रेडिक्शन की गई है, जो माली साल 2028 तक 4.5% तक रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक ये ग्रोथ की इंतहाई सुस्त रफ्तार है, जो ना होने के बराबर है, और वो भी ऐसे मुल्क में जहां आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल को तब्दील करने के लिए और तरक्की पर गामजन करने के लिए इस्लाहात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल यह है कि अब तक की होने वाली इस्लाहात कहाँ हैं? शरह सूद में कमी और मुस्तहकम करेंसी ये इस्लाहात की वजह से नहीं, बल्कि दीगर फैक्टर्स की वजह से है। एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी इस्लाहात नहीं हुई। जो गलतियाँ हमेशा माशी बहरान का सबब बनती आई हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी माशी बहरान संगीन हो सकता है। सबसे ज़्यादा मुनाफा बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर को इस वक्त हो रहा है, जबकि पावर सेक्टर अपनी नाकामी और नाअहली की कीमत सिर्फ सार्फिन पर मुंतकिल कर रहा है, जो सार्फिन महंगी बिजली की सूरत में अदा कर रहे हैं। माशी माहिरीन की जानिब से एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मईशत को आगे बढ़ाने के लिए क्यों कोई वाज़ेह हिकमत अमली और इस्लाहात नज़र नहीं आ रही, जिससे मुल्क की मईशत को पायदार और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले, ना कि जो कि इस वक्त दिखाई दे रही है। और अब आने वाले दिनों में कैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल की जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, हम बहुत सारे इंडिकेटर्स इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जाते देख रहे हैं। हमने स्टॉक मार्केट को भी 99,000 की सदा अबूर करते 1 लाख के करीब जाते देखा, लेकिन आज एक बड़ा डाउनफॉल वहाँ पर भी आया। तो ये इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म स्टेबल हैं या फिर ये एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इस वक्त हमें नजर आ रही है और मुस्तकबिल कुछ और है? देखिए, टेक्निकल तजिया तो आपने बहुत खूब दे दिया, आपने सारे अदाद शुमार भी सामने रख दिए। अच्छी खबरें शायद आपने ज़्यादा बताई, मिक्सचर है अच्छी खबरों का भी और बुरी खबरों का भी। अच्छी खबरों में आपने कहा कि महंगाई की शरह जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई की जो शरह है उसमें कमी वाक़ हुई। इसका आसान मतलब ये है कि अगर महंगाई का घोड़ा साल भर पहले कोई 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब वो महंगाई का घोड़ा जो है वो 7 या 8 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई तो अभी भी आ रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन उसकी शरह में कमी आ गई।
रुपी डॉलर पैरिटी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, वो स्टेबल है, पिछले साल भर से स्टेबल है। बुरी खबरों में मैं समझता हूँ कि जो हम मईशत में कहते हैं, जो सबसे जो 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 जड़ है 100 बीमारियों की, वो बजट का खसारा होता है। अगर हुकूमत कहती है कि वो 17,000 अरब का की आमदन है इस साल की, और उसके थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाता है कि हुकूमत के अखराजात 25,000 अरब के होंगे, तो जाहिर बात है कि 8,000 अरब जो है वो इजाफी छापना पड़ेगा, और वो लुब्बे लुबाब है मईशत इन्फ्लेशन का, वो महंगाई करता है, वो अभी भी जारी है। अभी भी 8,000 अरब इस साल हुकूमत को छापना होगा, और उसके नतीजे में महंगाई ही आएगी। दूसरा बड़ा धचका जो पहुंचा है हुकूमत को, वो पीआईए की तरफ से पहुंचा, या पीआईए की निचकारी के अमल के थ्रू पहुंचा। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। पहली बात ये कि पिछले कोई 20-25 सालों में पीएमएलएन भी आई, पीपल्स पार्टी भी की हुकूमत हमने देखी, पीटीआई की हुकूमत भी देखी। सभी हुकूमतों ने मिल के पिछले 25 सालों में कोई 830 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया, नुकसान किया पीआईए के अंदर। इसका मतलब यह है कि हुकूमतें, हम सियासी हुकूमतें सारी ट्राई कर बैठे हैं, उनमें से कोई भी पीआईए को चलाने के काबिल नहीं है। ये हमें सीख लेना चाहिए। दूसरा जो सबक मैं सीखना चाहता हूँ, या मुझे समझ में आया है, वो ये है कि इस हुकूमत, जो हाजिर हुकूमत है, इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया पीआईए को निचकारी करने के लिए, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और उस दौरान तकरीबन $20 मिलियन टैक्स पेयर का जो है वो खर्च हो गया, और नतीजा 0/0। तो उसका मतलब ये है कि सियासी जमातें ना तो इस काबिल हैं कि पीआईए को चला सकती हैं, और ना ही इस काबिल हैं कि उसकी निजकारी कर सकती हैं। तो फिर तीसरा रास्ता बचता है कि पीआईए को मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए, और या फिर टैक्स पेयर का नुकसान जो है, जो 830 अरब का हुआ, उसको जारी रखना चाहिए। तो नतीजा ये निकलता है कि जब तक आप फाउंडेशनल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम जिक्र करते हैं, और उसमें एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स का आपने अभी जिक्र किया, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी हम जो इस्लामाबाद में बैठे हैं जी, मैं ये सोच रहा था कि जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, उसका अगर आप एक माशी एंगल सामने रखते हैं, तो जो रूल ऑफ थंब कहलाता है दुनिया का, कि अगर इस तरह की सियासत होती है, मेजर डिसरप्शन होती हैं, जो दारुल हुकूमत है उसके ऊपर हमला किया जाता है, तो फिर तकरीबन आप समझें कि 1 और 2% जीडीपी का लॉस होगा, और वो सिर्फ उस दिन के लिए या उस मुद्दत के लिए या उस क्वार्टर के लिए नहीं होता, वो नुकसान जो है वो 3 या 4 क्वार्टर चलता है। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारी जीडीपी कोई $350 बिलियन के करीब है, तो ये एक हमले में लगभग 1,000 अरब का नुकसान होगा इस महीने या इस क्वार्टर, और फिर ये अगले 2-3 क्वार्टर चलता रहेगा, मजीद नुकसान जो है वो होता रहेगा। तो आप बात कर रहे हैं जीडीपी फैलाने की, जीडीपी को बढ़ाने की, और जो सियासी मंजरनामा है वो जीडीपी को कम करने की और सुकेड़ने की बातें कर रहा है। वहां पे जीडीपी जो है वो श्रिंक कर रही है, और आप बहस कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, आपकी जो उम्मीद है या तवक्को रखना चाहते हैं, आप जीडीपी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दोनों का एक तजाद नजर आ रहा है। सही। तो अब फरूख साहब, ये अब इसका मतलब फिर मुस्तकबिल में हुकूमत के चैलेंजेस मजीद बढ़ते जाएंगे। अभी तक की इकोनॉमी की बेहतरी के वो क्रेडिट तो लेते हैं कि हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए, हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लेकिन ये जो अब पर डे 190 अरब का नुकसान जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से फिगर सामने आए इस एहतजाज के नतीजे में, अभी आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, अपने अपने अदवार में नहीं चला सके, लेकिन अब सूबाई हुकूमतें आगे आ रही हैं कि जी हमें दे दें, हम बोली लगाने को तैयार हैं, हम इसको चला लें। और इसके बाद भी पीआईए से आगे बढ़ के फिर स्टील मिल और इदारों की एक लंबी फहरिस्त है, वो प्राइवेटाइजेशन करके भी आईएमएफ को दिखाना है। आईएमएफ की टर्म्स सख्त से सख्त होती जा रही हैं। 190 अरब का जो शॉर्टफॉल था टैक्स कलेक्शन का, वो भी अभी हमें पूरा करके वो आईएमएफ के सामने पेश करना है अगले रिव्यू से पहले। तो चैलेंजेस भरपूर हैं, या क्रेडिट इस हुकूमत के इस वक्त ज़्यादा है कि डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकाल लिया, इंडिकेटर्स कम से कम पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसको अगर हम एक मेडिकल एनालॉजी देना चाहें, आप सोचिए कि मईशत तो बीमार है, अभी भी बीमार है, पहले भी बीमार थी, इमरजेंसी वार्ड में दाखिल थी, और ऑक्सीजन की कमी थी उस मईशत को या उस मरीज को, और वो ऑक्सीजन मिल गई है आईएमएफ की शक्ल में। सही।
अब बस इतना ही कहिए। ऑक्सीजन मिलने के बाद मरीज कहीं इमरजेंसी वार्ड से निकल के मैराथन भागने के लिए, लंबी दौड़ भागने के लिए कहीं उसकी काबिलियत वापस नहीं आ जाए। ये काम आईएमएफ ने नहीं करना, ये काम हमें खुद करना है। आईएमएफ का मैंडेट नहीं है कि किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त व तवाना कर दे। और तारीख गवाह है, पिछले कोई 77 साल की तारीख गवाह है कि आईएमएफ ने जिन ममालिक की मदद करने की कोशिश की, उसने उनको तंदुरुस्त व तवाना करना ना तो उसका एम था, ना उसका मैंडेट था। वो काम जो है वो मुल्क के अपनी सियासी क़यादत ने और अपनी जो फैसला साज शख्सियात हैं वो जो हिकमत अमली बनाए उसके नतीजे में आ सकती है। आईएमएफ की प्रोवाइड शुदा जो ऑक्सीजन है उसके नतीजे में ये मरीज इमरजेंसी वार्ड से निकल के कहीं भाग दौड़ में और मैराथन रेसेस में उसके काबिल नहीं होने वाला। तो उस तवक्को को छोड़ दें कि आईएमएफ के नतीजे में ये हो जाएगा। और मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी साजी की जा रही है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर। देखिए एनर्जी सेक्टर जो है वो ऑन इट सेल्फ, अगर उसको हम नहीं संभाल पाते तो वो पूरी की पूरी मईशत को ले डूबेगा। किसी भी मईशत की जो बुनियाद है वो उसका एनर्जी सेक्टर होता है। आपने एक फ्लोर की मंजिल बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, या 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, उसकी बुनियाद जो है वो एनर्जी सेक्टर है। और एनर्जी सेक्टर जो है वो क्लियरली अभी तक हुकूमत से कहीं संभल नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में आप बिजली दे रहे हैं कोई 62 या 65 रुपए की यूनिट, और उससे आधी कीमत में अफगानिस्तान में मिल रही है, आधी कीमत में इंडिया में है, आधी कीमत में या तिहाई कीमत में बांग्लादेश में मिल रही है, तो फिर पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो किस तरह कम्पीट करेगा दुनिया भर में, आदमी दुनिया में किस तरह कम्पीट करेगा। तो जैसे आपने कहा चैलेंजेस बेतहाशा हैं, और मुझे अभी कोई पॉलिसी साजी या ठोस किस्म की हिकमत अमली बनती जो है वो नजर नहीं आ रही। फोकस है सियासत के ऊपर, और सियासत फोकस करे है कि आपने जीडीपी को किस तरह श्रिंक करना है। ठीक है, तो फारूक साहब ये अब जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर का जो चैलेंज है, फिर ये इसको हुकूमत लेके आगे कैसे बढ़ेगी? आईपीपीज़ के साथ कोई महीनों हो गए, अब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक टास्क फोर्स भी बन गई। कुछ आईपीपीज़ को उन्होंने जो बहुत ही पुराने थे, कुछ ने खुद एग्री कर लिया, कुछ को हुकूमत ने एग्री कर लिया कि जी अब आपको हम मज़ीद नहीं वो इजाफी पेमेंट्स करेंगे। लेकिन ये जो अभी दीगर आईपीपीज़ जो कि फ़ॉरेन आईपीपीज़ हैं या जिनके साथ अभी नए नए मुआहदे हुए हैं, उनके साथ तो निगोसिएशन में जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये अभी मामला कई सालों तक ये चलना है और ये बोझ अवाम पर ही रहेगा। तो कैसे हमारी इकॉनमी ये इस बोझ से निकल सकेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि एक तफरीक करना जरूरी है बीमारी और बीमारी की अलामात में। देखिए जो अभी अभी ये हो रहा है कि बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आईपीपी से नेगोशिएशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो असल बीमारी है वो चोरी की बीमारी, वो बिजली की चोरी हो रही। अब जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें कहीं 45% बिजली चोरी हो जाती है, कि 40% बिजली चोरी हो जाती है। सखर में कहीं 35-36% बिजली चोरी हो जाती है। अब अगर कोई बिजनेस है और वो 100 कारें रोज की बना रहा है, उसमें से 40-45 कारें चोरी हो जाती हैं और 10 या 15% जो है वो आपको वसूली नहीं हो पाती, तो वो दुकान जो है वो नहीं चल सकती। अब अगर आप फोकस करे रखें कि हमने बीमारी की अलामात को दबाना है, आईपीपी से नेगोशिएशन करनी है, तो फिर ठीक है, बीमारी की अलामात शायद कुछ अर्से के लिए दबा सकेंगे, लेकिन बीमारी का इलाज अभी तक नहीं हो रहा है। वो है चोरी और वो है वसूली पूरी ना करना। अब अगर 40-45% बिजली की चोरी है, 10-12% जो है वो वसूली नहीं कर पाते, तो ये दुकान ऐसे तो नहीं चल सकती। दूसरा बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नेशनल डिबेट है, जो आप और मैं बैठे और जो चीज़ जिसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं, वो है कि कितने कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचे हैं, इस वक्त डी चौक में कौन सी सियासी जमात पहुंची है या नहीं पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, 26वीं तरमीम का क्या होगा। जबकि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो दुनिया में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दुनिया में बात होती है ब्लॉकचेन की। वो जो सदर इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो बात कर रहे हैं कि मैंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना देना है। दुबई कहता है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दुबई की हुकूमत किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाएगी।
एल सेल्वाडोर एक छोटा सा मुल्क है, वो कहता है कि मैंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर कर दिया है, करार दे दिया है। भूटान हमारे नज़दीक छोटा सा मुल्क है, वो कहता है कि मेरे पास $1 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हैं, जो मेरी 33% ऑफ जीडीपी के बराबर है। और हम बात कर रहे होते हैं कि धरना किसने दिया, कितना लंबा होना है और वो कहाँ जाके बैठेगा। तो अभी तो मुझे एक बड़ा तजाद नज़र आ रहा है, जो दुनिया डिस्कस कर रही है, जो दुनिया की नेशनल डिबेट है, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो फरूख साहब, हमारी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, हमने पिछले 4-5 महीनों में आप देखें तो कई ममालिक के डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हैं। मलेशिया भी है, सऊदीया भी है, अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भी कई ममालिक का दौरा किया और हम कोई दर्जनों नहीं, शायद सैकड़ों MOUs भी साइन हुए होंगे, लेकिन वो मामला MOUs से आगे बढ़ता नहीं। हम सुनते हैं कि आज़रबाईजान कोई $2.5-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सऊदी अरब से $7 अरब आने वाले हैं, UAE भी कोई 7-10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ट्रेड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, रिकॉर्डिंग हमारे लिए गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन वो अमली तौर पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई क्यों नहीं नज़र आती? वो दौरों तक या MOUs तक ये मामला क्यों महदूद रह जाते हैं फिर? देखिए, माशी तारीख जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट की, वो गवाह है कि इन्वेस्टमेंट शुरू होती है अंदरूनी मुल्क से। जब आपका बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, जब वो पॉजिटिव होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जो बैरूनी सरमायाकार है, वो अट्रैक्ट होता है। अब अगर हम जिसको हम वो कहते हैं कि कार्ट बिफोर, अगर टांगे के पीछे घोड़ा बांधना है, तो फिर तो वो टांगा नहीं चलता। सही, यानी हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। उनके लिए यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हम यहाँ हुकूमत की प्रायोरिटी देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के दौरे, और हमारी नज़र में वो फॉरेन इन्वेस्टर की ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो बैरूनी सरमायाकारी की तारीख है पिछले 50-70 सालों की, उसमें हमेशा यही देखा गया है कि पहले अंदरूनी मुल्क के अंदर जो है वो कैटलिस्ट शुरू होता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। अब अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 50% कर रखा है, अगर बिजली की कीमत जो है वो 65 रुपए की यूनिट है, और आप सोचिए कि अमेरिका का जो सदर इलेक्ट हुआ है वो कह रहा है कि मैं अपना कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 26% से 15 पे ले आऊंगा, और हम जो हैं वो 39% का टैक्स और उसके ऊपर 10% का सुपर टैक्स, तो फिर 50% अगर आमदन हुकूमत ने रखनी है, तो फिर कौन सी कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में आएगी? और फारूक साहब, यहाँ तो जब प्राइवेट सेक्टर अगर बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए जाता है तो बैंक्स उसके खिलाफ भी, आप देखें, कोई इजाफी टैक्स अगर हुकूमत कोई बेहतर भी पॉलिसी लेकर आती है, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को तो कहीं से कोई पनपने का मौका हमारी इस इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में, हमारी इकॉनमी में मिल नहीं पा रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर कितनी अहमियत और कितना कलीदी किरदार होता है प्राइवेट सेक्टर का किसी भी इकॉनमी में? देखिए, इसका जवाब तो आप शायद मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल मालूम है। देखिए, मेरा जो मैंने शुरू में बीमारी की जड़ की बात की थी, वो हुकूमती बजटरी खसारा है। अगर तो 8,000 अरब हुकूमत ने जो है वो सेविंग्स का, पाकिस्तानी जो बचत करते हैं सालाना, उसको हुकूमत ने पी जाना है, और उसके बाद फिर कोई पैसा प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बचेगा, तो ना तो बैंक लेंडिंग होगी। देखिए, बैंक जो हैं पाकिस्तान के, वो बने हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अगर उनको मुनाफा हुकूमत ज़्यादा देगी तो फिर वो कभी भी अपने जो असासे हैं, अपने जो पैसे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को लेंड नहीं करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो यहाँ लेंडिंग की कैपेबिलिटी है, ना लेंडिंग की कोई सहूलियात बचती हैं, क्योंकि सारा पैसा हुकूमत अपने बजटरी खसारे के लिए पी जाती है। और फिर हुकूमत जो है वो मईशत के हर सेक्टर में इन्वॉल्व है। मतलब वो पूरे पाकिस्तान की बिजली पहले हुकूमत खरीदती है, सारे पावर प्लांट से, फिर वो वापस सार्फिन को बेचती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सार्फिन हो। तो ये हुकूमत का बिजली की खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक? हुकूमत का गंदम की खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक होना चाहिए? हुकूमत का गंदम की प्राइसेस फिक्स करती है, हुकूमत गन्ने की प्राइसेस फिक्स करती है, हुकूमत जहाज के टिकट भी बेचती है। हर काम तो इस मुल्क में हुकूमत खुद से कर रही है, और ये तजुर्बा जो है ये दुनिया भर में कहीं भी कामयाब नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद। आपने तफसीली तौर पर सुनी। अब ज़ाहिर गवर्नमेंट को इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। अब देखना ये कि इसका एक कंस्ट्रक्टिव आगाज़ कहाँ से शुरू होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकू में कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और उस क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के क्या नताइज निकले, किस तरह से छोटे ममालिक जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज की शिद्दत से, उनके अपने रिजर्वेशन हैं और अब वो किस तरह अपने रिजर्वेशन ज़ाहिर कर रहे हैं और किस तरह फिर वो इस चैलेंज का सामना करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। COP29 में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मालियाती मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। अमीर ममालिक ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर फंड देने की यकीन दहानी करा दी है। अमीर ममालिक ने COP29 कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि तरक्की पजीर मुल्कों में मौसमियाती तब्दीली की तबाही रोकने के लिए 2035 तक रिकॉर्ड 300 अरब डॉलर दिए जाएंगे। बाकू में होने वाली COP29 में तकरीबन 200 ममालिक शरीक थे। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पहले हदफ 100 अरब अमरीकी डॉलर सालाना रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 2035 तक सालाना 300 अरब अमरीकी डॉलर्स कर दिया गया है। समाजी तंजीमें इस मुआहदे को धोखा करार दे रही हैं। पावर शिफ्ट अफ्रीका नामी थिंक टैंक के डायरेक्टर ने इस वादे को मुतासरा ममालिक के साथ मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमीर मुल्कों ने फौरी फंड देने के बजाय मुस्तकबिल के वादे किए हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासरा मुल्कों के साथ धोखा है। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में जिंदगियां खत्म हो रही हैं और ये पैसे बाद में देने के वादे कर रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक भी इस मुआहदे से खास मुतमईन नजर नहीं आ रहे। क्लाइमेट चेंज के मुतासरा ममालिक ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये रकम मौसमियाती बहरान पर मौसर तौर पर काबू पाने के लिए नाकाफी है। वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वो ये तवक्को कर रहे थे कि उन्हें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए सालाना कम से कम 1 खरब डॉलर से भी ज्यादा माली वसाइल मिलने चाहिए हैं। आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज और फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2024 की अक़वाम मुत्तहिदा की एमिशंस गैप रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के आखिर तक दुनिया का टेम्परेचर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ज्यादा इंडस्ट्रीज रखने वाले ममालिक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की एक बड़ी वजह है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से होने वाले वाक़यात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इस साल स्पेन में तारीखी खतरनाक सैलाब आया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद तूफान और जनूबी अमरीका में जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान में मौसम तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान मौसम की तब्दीली से बहुत मुतासिर हो रहा है। मामूल से ज़्यादा बारिशें आबो हवा में तब्दीली के बाइस हो रही हैं और आबो हवा में तब्दीली माहौलियाती आलूदगी के बाइस है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं है, मगर ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। इस वक्त पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। साइंस एडवांसेस की एक रिसर्च के मुताबिक सन 2000 से अब तक हिमालयाई ग्लेशियर्स की ऊंचाई हर साल औसतन आधा मीटर तक कम हो रही है। इतनी तेज़ी से ग्लेशियर्स के पिघलने से सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है और यही नहीं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सतह समंदर में भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ सैलाब का खतरा है तो दूसरी जानिब सतह समंदर बुलंद होने से सुनामी का खदशा भी मौजूद है। WMO की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 8 बरस तारीख के गर्म तरीन साल रहे हैं। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अहम है। पाकिस्तान के पास पहाड़ हैं, समंदर हैं, मैदानी इलाके हैं, दरिया हैं, रेगिस्तान है। हर मौसम पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो अब तरक्की पजीर ममालिक के जो रिजर्वेशन हैं वो किस तरह दूर होंगे, क्लाइमेट चेंज से मुकाबला अब अगले 10-11 साल तक किस तरह से होगा और ये कितना मुमकिन हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट भी हैं और बाकू में मौजूद भी थे, पूरी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ये जो रिजर्वेशन है इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक के मुश्किल आज है, परेशानी आज है और आपको फंड मिलेंगे अगले 11 सालों में, तो अब ये कैसे क्लाइमेट चेंज का मुकाबला पाकिस्तान या और इस जैसे दूसरे तरक्की पजीर ममालिक कर सकेंगे? जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। थैंक यू सो मच इतने इम्पोर्टेंट इशू पे इनवाइट करने के लिए। इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे राय में समझने की ज़रूरत है कि एक इनजस्टिस जो है वो हो रहा है और इनजस्टिस ये अभी नहीं है, ये इंटरजनरेशनल इनजस्टिस जो है वो क्लाइमेट की मदद में है। इसको समझाने के लिए जो डेवलपमेंट का कन्वर्जेंस पाथ ग्लोबल नॉर्थ ने लिया, ग्लोबल नॉर्थ वो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं। इन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो फॉसिल फ्यूल पे की है
कोल बेस्ड इनकी जो डेवलपमेंट है वो है, और जो ग्लोबल साउथ है, जब इनका डेवलपमेंट का जो है वो टाइम आया है, तो अब चूंकि क्लाइमेट चेंज की एडवर्सिटीज इतनी बढ़ गई हैं, तो अब ग्लोबल नॉर्थ इज रिक्वायरिंग कि हम जो है वो मिटिगेट करें, हम उन रिसोर्सेज को ना यूज करें, उस कन्वर्जेंस पाथ को ना यूज करें जो कि ग्लोबल नॉर्थ ने अडॉप्ट किया। लेकिन अब उसके बदले में जो कंपनसेशन हमें चाहिए, ग्लोबल साउथ को चाहिए, वो हमें टाइमली नहीं मिल पा रही है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को। तो अब दैट्स वाई जो अभी एक एनसीक्यूजी हुआ, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्लाइमेट फाइनेंस का, एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कम है। दैट्स वाई जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, दे आर डिमांडिंग कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस एक तो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए और ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरी डिमांड जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि इट शुड बी एडिशनल टू ओडा फंडिंग। ओडा फंडिंग मींस जो आपको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पहले से मिल रही है, उसको ना ऐड किया जाए क्लाइमेट फाइनेंस में। इट शुड बी एडिशनल और इट शुड बी नॉन डेट क्रिएटिंग, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज है वो ऑलरेडी डेट स्ट्रेस का शिकार है और वो ग्लोबल नॉर्थ के डेट के अंडर है। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस शुड बी नॉन डेट क्रिएटिंग, तब जाके आप जो है वो क्लाइमेट एजेंडा को, क्लाइमेट एक्शन को, जिसकी कॉप बात करती है, पेरिस एग्रीमेंट बात करता है, तब जाके आप उसको डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में लेके आ सकते हैं, और फिर जाके ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं ये मिटिगेशन पे बात कर सकते हैं, CO2 को कम करने में बात कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने में बात कर सकते हैं। तो जब तक मनी इज नॉट ऑन द टेबल, तब तक आप जो है वो क्लाइमेट एक्शन को जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये इतना जो फंड को इतना कम रखा गया है, ये इसकी बेसिक वजूहात क्या थी? चूँकि वहाँ आप मौजूद थे, आप सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये 2035 तक अगर ये $300 अरब को हम 11 साल से भी डिवाइड करते हैं तो ये तो पर ईयर $30 बिलियन से भी कम अमाउंट होता है, और फिर नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो एक मुल्क के हिस्से में क्या आएगा? ये तो शायद एक हफ्ते के लिए भी बहुत नाकाफ़ी होगा, जिस तरह की इस वक्त क्लाइमेट चेंज की शिद्दत है पाकिस्तान या दीगर ममालिक में। देखें, ये बिल्कुल पीनट्स है, बड़ा थोड़ा मैग्नीट्यूड है। इसको समझने के लिए ये जो क्लाइमेट की एडवर्सिटीज हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड आए थे, उसका जो लॉस एंड डैमेज का तखमीना वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया, वो अकेला $30 बिलियन का है। और इसको अगर आप मैग्नीट्यूड को समझें तो उस ईयर में 2022 में पाकिस्तान की जो टोटल GDP थी, दैट वाज 300 बिलियन USD, और पाकिस्तान का जो सेविंग रेट था वो 10% था, विच मीन्स टोटल पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन ने एक साल में जितनी सेविंग्स की हैं वो $30 बिलियन USD के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक फ्लड ने पूरे पाकिस्तान की एक साल की सेविंग्स जस्ट वॉश्ड इट अवे। तो ये एक तखमीना है, एक मैग्नीट्यूड है इस पूरे क्लाइमेट एडवर्सिटीज का। तो अगर आप इतनी छोटी अमाउंट रखते हैं और उसको आप क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे गिनते हैं और एक कहते हैं कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, तो ये बड़ा थोड़ा है, इसको बढ़ाना होगा, ताकि अगर सेविंग पूरे साल की वॉश्ड अवे हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर अभी हमें इम्पैक्ट्स का पता नहीं चल रहा, तो ये इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट्स आएंगे। अगली जनरेशन आप ज्यादा डिपेंडेंट कर रहे हो। दैट्स व्हाई ग्लोबल साउथ इज डिमांडिंग कि जब तक आप इफेक्टिव, ज्यादा एम्बिशियस क्लाइमेट फाइनेंस के टारगेट्स को अचीव नहीं करते, रखते नहीं है, एनडीसीज में नहीं लेके आते, तब तक जो है वो आप ग्लोबल साउथ से उस तरह का कॉपरेशन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि ग्लोबल नॉर्थ रिक्वायर कर रहा है। दूसरी साइड पे जैसे जैसे क्लाइमेट एडवर्सिटीज बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपका ट्रेड, आपका बिजनेस, आपकी इकोनॉमी, वो सारी की सारी क्लाइमेट के साथ लिंक होती जाएगी। तो इस चीज को भी ज़हन में रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF से स्टार्ट होता है और ऑल द वे आपके जो लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी क्लाइमेट स्मार्ट होना पड़ेगा, और हमें और ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट जनरेट करना होगी, फाइनेंसेस जनरेट करना। डॉक्टर साहब, इन एमिशंस में जिनका हिस्सा ज़्यादा है, जिन ममालिक का हम देख रहे हैं कि उन्हीं का इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में इंटरेस्ट कम होता है, वही फिर अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट से भी वो बाहर आ जाते हैं। अगर अमेरिका, फ्रांस या इंडिया जैसे ममालिक इस रियलिटी को नहीं तस्लीम करेंगे और अपना हिस्सा, जो उनका ड्यू हिस्सा बनता है, वो इसमें नहीं वो ऐड ऑन करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में तो फिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। इस कॉन्फ्रेंस में कितनी संजीदगी आपने इन बड़े ममालिक की नोट की, और अब आगे जब डोनाल्ड ट्रंप आकर संभालेंगे अमेरिका की कमान, तो वो तो पहले ही जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है वो इसको हकीकत नहीं समझते, इसको वो संजीदगी के साथ लेते नहीं हैं। तो अगर वहाँ से ही फंड नहीं आएगा सही तरीके से, तो ये मामला फिर आगे किस तरह से डील कर सकेंगे छोटे ममालिक?
देखें, इसमें दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेरिस एग्रीमेंट में। पहला ये कि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो एक कॉमन क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं। हर मुल्क की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक मुल्क की अडेप्टेशन में एक्सपर्टीज है तो अडेप्टेशन करनी है, ग्लोबल नॉर्थ को मिटिगेट करना है, ग्लोबल साउथ को अडेप्टेशन की तरफ जाना है, रेजिलियंस बढ़ानी है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें जो है वो थोड़ी सी मेजर्स लेने होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि कुछ कंट्रीज ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने इतना रैपिडली अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया, पर्टिकुलरली चाइना, इंडिया, ब्राजील। अब देखना यह है कि उनके एमिशंस किस तरह जा रहे हैं और वो क्या ग्लोबल साउथ में या डेवलपिंग नेशंस में क्या वो बिल्कुल बराबर उन डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर इमिशंस तो नहीं करे। दूसरा प्रिंसिपल आपका यह है कि जो पोल्यूटर्स हैं दे शुड पे फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस। जितना आपका हिस्सा है CO2 इमिशन में और पोल्यूशन में उतना आपको पे करना होगा। अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तब जाके आप ट्रू स्पिरिट में क्लाइमेट फाइनेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बड़ा अच्छा इंडिया दिया, इशारा किया कि जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पर्टिकुलरली जो अमेरिका के इलेक्शंस हुए हैं उसकी वजह से भी ये जो बड़ी पावर्स हैं उन्होंने शायद थोड़ा सा बैकआउट किया, खासकर यूएसए ने, क्योंकि आपको पता है जब लास्ट टाइम ट्रम्प प्रेसिडेंसी थी तो सबसे पहला पैक्ट जो साइन किया, जो लेजिस्लेशन हुई, वो ट्रम्प ने अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ा एक साइड पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका नेगेटिव साइन है। लेकिन इसको पॉजिटिवली इस तरह से देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ हुआ यूएसए तो चाइना टुक, और चाइना प्लस G77 कंट्रीज दे सॉर्ट ऑफ एक्टिवेटेड देमसेल्व्स और उन्होंने एक नई लीडरशिप के तौर पर सामने आए। तो ये भी शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि हमें एक अल्टरनेट लीडरशिप मिलेगी। लेकिन स्टिल इट इज अ सेटबैक। हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हुए, फ्यूचरिस्टिक होते हुए इस क्लाइमेट फाइनेंस के एजेंडा को समझना है ताकि क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट इनजस्टिस को अच्छे तरीके से ट्रू स्पिरिट के साथ समझा जा। तो डॉक्टर साहब ये तो तय है कि जो नेक्स्ट डेकेड है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज का ही सामना रहेगा पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ ये क्लाइमेट फंड्स। तो अब इस सूरत हाल में इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या ऑप्शंस हैं कि इस क्लाइमेट चेंज के इस चैलेंज से निपटा जा सके? चूँकि जो मुश्किल पाकिस्तान में इस दौरान होती है, 4-5 महीने बड़े टफ हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाते हैं। अब इससे कैसे निपट सकते हैं कि ये हालात भी नॉर्मल रहें, इकॉनमी को भी इतना डैमेज ना हो, एक आम आदमी की सेहत और उसका जो एक माशी निज़ाम है वो भी मुतासर ना हो? जी देखें, मैं हमेशा इस चीज़ का प्रोपोनेंट रहा हूँ कि केओस शुड बी यूज्ड एज अ लैडर। तो पाकिस्तान को इस केओटिक टाइम्स में इसको एक लैडर के तौर पे यूज़ करना, और कैसे किया जा सकता है? क्लाइमेट एडवर्सिटीज़ के अराउंड मार्केट बिल्ड की जाए, ना सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस इंटरनेशनल सोर्सेज से जनरेट किया जाए बल्कि इंटरनल रिसोर्सेज से भी जनरेट किया जाए। उसका एक बड़ा इफेक्टिव जरिया मार्केट बेस्ड आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सच एज कार्बन मार्केट्स, उनको यूज करके किया जा सकता है। अभी COP29 में भी आर्टिकल 6 पे, क्योंकि कार्बन मार्केट्स को गवर्न करता है पेरिस एग्रीमेंट का, उस पर बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। ऑल्दो उसमें कुछ इक्विटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर को जो है वो एज अ फोर फ्रंट लेके आ सकता है। पाकिस्तान का जो इंटरनल डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम एक इकोनॉमी ग्रीन ग्रोथ के अराउंड बिल्ड कर लें या सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स या सर्कुलर इकोनॉमी के गिर्द बिल्ड कर लें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान की क्लाइमेट एक्शन के लिए अच्छा होगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जो है वो बूस्ट मिल सकेगा। तीसरी चीज जो पाकिस्तान कर सकता है वो पाकिस्तान अपने रूफटॉप सोलर बूम से और पाकिस्तान का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है उसको यूज करते हुए, अपने कैपेसिटी ट्रैप को सॉल्व करते हुए, कुछ इनिशिएटिव्स जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, खासतौर पे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म, इसको यूज करते हुए कुछ फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो अफेक्ट करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और भी जो ज़ाहिर है इस वक्त एक एनर्जी का जो चैलेंज है, जो एक टैरिफ का चैलेंज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ज़रा उस पर भी थोड़ी सी आपकी राय लेनी है। अभी एक विंटर पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो लोग इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे अब वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज़र्स हों या वो डोमेस्टिक यूज़र्स हों। अब इस वक्त जो एनर्जी फ्रंट है इसका चैलेंज कितना मुश्किल पाकिस्तान के लिए होता जा रहा है? IPPs के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो
पार्शियल तो आप समझें उस लेवल पर तो वो कामयाब हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा फ़ायदा अभी तक उससे निकल कर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे पैकेजेस, छोटे छोटे रिलीफ्स तो आ रहे हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म या एक मुस्तकिल बुनियाद पर कोई ऐसी अनाउंसमेंट हम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देख रहे जो कि आवाम के लिए खुशाइंद हो। देखिए, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो एक लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। हमें एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, होलिस्टिक प्लानिंग के साथ चलना है, जिसमें अभी मैंने जो मेंशन किया कि आपको कुछ पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करना होगा। पाकिस्तान इस टाइम पे कैपेसिटी ट्रैप में है, और कैपेसिटी ट्रैप से निकलने का एक बड़ा वायबल सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान क्लाइमेट एजेंडा को अपने एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करे। अभी आपका एनर्जी सेक्टर बिल्कुल क्लाइमेट एजेंडा से परे जा रहा है। एनर्जी सेक्टर को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन के लिए हम हर कोल पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया कोल से हटती जा रही है। तो हमें अर्ली रिटायरमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ जाना होगा। और दूसरा ये कि हमें जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स की तरफ जाना होगा, जो कि ना सिर्फ पावर सेक्टर को ठीक करते हैं बल्कि कपल करते हैं पावर सेक्टर को दीगर सेक्टर्स के साथ, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, खासकर आपकी क्लीन कुकिंग अप्लायंसेस को। और दूसरा ये कि जो हाइड्रोजन डेवलपमेंट है और दीगर इंडस्ट्रीज हैं उनको लिंक करते हैं, तब जाके पाकिस्तान जो है वो अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा सकेगा। तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान को ये जो अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं यूरोपियन यूनियन का, खास तौर पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको भी ज़हन में रखना है जब हम एनर्जी प्लानिंग कर रहे होते हैं। कॉप में भी इसका बड़ा जिक्र हुआ कि अब ट्रेड जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट होती जाएगी, जैसे जैसे क्लाइमेट एडवर्सिटीज बढ़ती जाएंगी। तो हमें अपने एक्सपोर्टिंग सेक्टर को क्लीन और ग्रीन एनर्जी देनी है, ताकि हम एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर सकें, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से स्टार्ट होगा और वो लिंक होगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। और फिर उस मद में हम फिर इस काबिल हो सकेंगे कि हम क्लाइमेट पे भी खर्च कर सकें और अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।